सो हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आखिर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, उनकी रिएक्शन का प्रोसेस क्या होता है। सो हमारे पिछले लेक्चर का टॉपिक रह चुका है प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में जाना, वैलेंसी के बारे में जाना, रिएक्टिविटी के बारे में जाना एंड हमने जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो डॉट स्ट्रक्चर बनाई जाती है किसी भी एलिमेंट के लिए, उसके बारे में जाना। ऑलराइट, तो अगर आपने अभी तक हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि जब हम चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ते हैं, जब हम चीज़ें सीक्वेंस में सीखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आती हैं, क्योंकि हर चैप्टर का कोई ना कोई एक टॉपिक जो होता है वो बाकी टॉपिक से रिलेटेड होता है, भले ही हमें सामने ना दिखाई दे, बट यह होता है, मैं ऐसा फील कर चुकी हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम ज़रा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं। हालांकि हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ electrons from metal to non metal। यानी कि जब मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो उससे क्या होता है कि आयन्स बन जाते हैं। जैसे हमने NaCl में देखा था कि हमें Na प्लस एंड Cl माइनस आयन्स मिल रहे थे, यही जो हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दे करके NaCl बना रहे हैं, है ना। सो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के रिज़ल्ट स्वरूप जो है हमें मिलते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस होते हैं जो कि इन एनायंस एंड कैटायंस को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड्स आखिर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम कैसे किसी भी कंपाउंड को डिफ़ाइन करते हैं कि वो आपका आयनिक कंपाउंड है। So okay, let's get started. Properties of ionic compounds. Alright. So सबसे पहले जो है हम इसको जो है छोटी छोटी हेडिंग्स डाल करके इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे फर्स्ट हम टॉपिक लेते हैं इसकी फ़िज़िकल नेचर। अब फिर से फ़िज़िकल नेचर आपका वही है जिसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बाहर से, जिसको आप ऐसे टच करके, देख के या स्मेल से जो है आप उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये आपके सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक फर्स्ट पॉइंट मैं इसके अंडर में लिख रही हूँ, आयनिक कंपाउंड्स आर solid and hard because of strong force of attraction। मैंने आपको बताया था ना कि इनके बीच में जो आयन्स होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसलिए जो है वो इन आयन्स को इतना पास रखता है, जिस वजह से ये सॉलिड फेज़ में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं और काफ़ी हार्ड होते हैं। सेकंड क्या है, ये जो होते हैं जनरली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का क्या मतलब होता है कि इनको जब हम चोट पहुंचाते हैं या इनको जब हम प्रेशर डालते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। सो दीज आर जनरली brittle and break into pieces। ओके, सो ये जो है इनका फिज़िकल नेचर हुआ।
अब हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या जाने इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम जानेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये कैसा होता है। सो लेट्स गो। अब देखिए, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनके बीच में एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अब एक बात बताइए, अगर हमें इन्हें सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, इसका मतलब है कि हमें जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको वीक करना है, इसी पे काम करना है। तो अब जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उस पर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो ज़्यादा काम हम यहाँ पर जो है किस चीज़ से करेंगे, हीट देके, ज़्यादा हीट देके। तो इसका मतलब है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। सो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दीज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इज़ बिकॉज अ वेरी considerable amount of energy। तो हमें जो है उनको तोड़ने के लिए, उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। हमें उसको जो है तोड़ने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि ये किन चीज़ों में घुल जाते हैं। तो ये देखिए, आयनिक जो होते हैं, कहा नहीं जाता है कि आपकी दोस्ती जो है उसी बंदे के साथ ज़्यादा अच्छी रहेगी जिसके साथ आपके विचार जो हैं वो मेल खाते होंगे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उन्हीं सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं जिनका नेचर आयनिक होता है, एंड वाटर जो होता है वो आपका आयनिक इन नेचर होता है। सो दीज आर soluble in water and insoluble in solvent like kerosene, पेट्रोल, etc। अब देखिए, केरोसिन एंड पेट्रोल जो होते हैं ये आपके नॉन आयनिक होते हैं, इसलिए जो आपके आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनमें सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं। यानी कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, बिकॉज लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ओके, सेम मेंटालिटी वाले लोगों की दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती है। सो अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम किस बारे में बात करेंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, आप जब भी ये वर्ड आए तो आपको बस एक चीज़ देखनी है कि क्या वहाँ पर आपके जो आयंस हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए जो होते हैं आयंस ही जो हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आपका जो आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो सिर्फ जब सॉल्यूशन बनाते हैं तभी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अदरवाइज़ वो सॉलिड स्टेट में जो है
इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उसके जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं जिससे वो मूव कर सकें। ऑलराइट, सो हम जो है अपना फर्स्ट क्या लिखते हैं, फैक्ट दैट अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड in water contains ions which move to opposite electrode when electricity is passed। यानी कि जब भी हम आयंस का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हैं उसमें, तो जो भी आपका, वही बात हुई ना कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो अपने अपोजिट आयन को अट्रैक्ट करते हैं। सो वहाँ पर जो है आयंस की मूवमेंट होती है, जिस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बट these do not conduct electricity in solid state because movement of ions is not possible। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि सॉलिड स्टेट जो होती है उसमें आयंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। सो जब मूवमेंट ही नहीं होगी तो आपका इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन कैसे होगी। बट इसमें जो है एक आपकी मॉल्टन स्टेट आती है, उसमें जो है ये कंडक्ट कर सकते हैं। दे कैन conduct electricity in molten state अब मॉल्टन स्टेट में वो जो है क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। एंड जब हाई टेम्परेचर है तो जो आपके आयंस होते हैं उनकी मूवमेंट ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो एक बात बताइए, जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा मतलब मूवमेंट कर रहा है, जो भागने को एकदम रेडी बैठा है, तो क्या आप उसको ज़्यादा टाइम तक रोक पाएंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल है, सॉरी जो पार्टिकल है, जब उसकी मूवमेंट बहुत ही हाई है, उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेता है और वो जो है निकल लेता है। because force of attraction between ions are overcome ड्यू टू हीट। उनकी हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो ये हम इसको नेक्स्ट पॉइंट में ही लिखते हैं। दस ions move freely and conduct electricity यानी कि आपको जो है सिर्फ मूवमेंट देखनी है, जहाँ पर आयंस मूव कर रहे होंगे वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी। तो यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक भी कवर होता है जहाँ पर हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। ओके, अब देखिए हमने जो है पिछले लेक्चर में बात करी थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के बनाना सीखा था। तो अब उसी से रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अब जो है हम उन क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं कि हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर Na, सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो हमें जो है सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम को लेकर के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोडियम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो हमने कितना देखा था, 2,8,1, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। तो 2,10,1, इसका जो लास्ट वाला जो शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सो इसको जो है हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, सोडियम एंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जो हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आउटर शेल वाले ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं ना, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मेटल की, किसी भी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी को शो करते हैं। सो Na सोडियम के साथ जो है यहाँ पर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाता है सोडियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 8। अब 8 को जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखते हैं 2,6। इसकी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ऑक्सीजन 1, या यहाँ पर भी हम डॉट ही बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से जो है हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं मैग्नीशियम पर। मैग्नीशियम का जो होता है इसका कितना होता है, क्या एटॉमिक नंबर इसका होता है 12। तो इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं वो कितना आता है 2,8,2। लास्ट वाली जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ। तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, मैग्नीशियम एंड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमें बोलता है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O and MgO by transfer of इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका कहना है कि जो ये Na2O है एंड MgO है, हमें इसकी फॉर्मेशन बतानी है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा के, किस तरीके से होगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से जो है हम इनकी फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Na2O की। अब यहाँ पर Na और O जो है हम दोनों की ही जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ये आपकी सोडियम की हो गई। और ऑक्सीजन, अब देखिए यहाँ पर हम कंपाउंड बना रहे हैं तो हम जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग सिंबल से प्रेजेंट करेंगे। इसमें अगर हमने डॉट लिया है तो हम इसमें क्रॉस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको क्या चाहिए है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए हैं। भाई 6 से 8 जाना है ना, सो 6 से 8 जाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। बट यहाँ पर सोडियम के पास एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ये 2 अलग अलग सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका एक सोडियम, यहाँ पर आपका दूसरा सोडियम, और यहाँ पर आ जाता है ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, Na प्लस, एंड यहाँ पर बाहर हम 2 लगा देते हैं, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए हैं, इस पर माइनस आ गया, एंड यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने डायरेक्ट लिए हैं, सो हम यहाँ पर 2 माइनस ऊपर लिखेंगे, 2 माइनस आता है। ओके, सो ये जो है हमारा Na2O बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं MgO की तरफ। MgO कैसे बनता है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहरी कक्षा में, बाहरी सेल में, हम ऊपर देख चुके हैं। और ऑक्सीजन का हमें फिर से वैसे ही बनाना है,
जैसे हमने अभी ऊपर बनाया था 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसको। अब इसको 2 लेने हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं और मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। तो भाई इनको क्या किसी और की ज़रूरत, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। भाई एक को 2 देने हैं और एक को 2 लेने हैं, तो वो आपस में ही जो है अदल बदल कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो कैसे होंगे, Mg और ये यहाँ पर जो है ऑक्सीजन हो गया आपका, यहाँ पर जो है हम प्लस लगा देते हैं। यहाँ पर जो है ये अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और यहाँ पर बना लेगा ये Mg2+ एंड ये ऑक्सीजन, इसके जो हैं यहाँ पर हम जो है ऑक्टेट कंप्लीट करके लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स लिए थे ना, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको मैग्नीशियम वाले इलेक्ट्रॉन्स की ही शेप में दिखाएंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि इसने ऑक्सीजन ने जो है इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सो इस तरीके से जो है आपके MgO की फॉर्मेशन होती है। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, What are the ions present in these compounds? What are the ions present in these compounds? अब वो कौन से कंपाउंड्स की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है यहाँ पर हमारे Na2O की एंड MgO की। सो आइए इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। इसमें आपका प्रेजेंट है Na2+ एंड O2-, यही तो प्रेजेंट है। यहाँ पर आपका Na2+ एंड O2-, ये आयंस प्रेजेंट है ना। ये जो है आपका कैटायन हो गया, भाई पॉजिटिव है ना तो कैटायन हो गया। ये आपका एनायन हो गया, नेगेटिव है तो एनायन हो गया। ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये आपका कैटायन हो गया, ये नेगेटिव है तो ये आपका एनायन हो गया। बस इसी तरीके से हम आयंस लिखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि उसने क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। व्हाई डू आयनिक compounds have high melting point। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। भाई मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। यही तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, दैट one second, the melting point is high for ionic compounds because high amount of energy is needed to overcome the force of attraction between the ions। इसलिए जो हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं क्योंकि हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरत होती है ताकि हम इसके जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सकें, उसको जीत कर जो आयंस हैं वो आज़ाद घूम सकें। सो एक बार जो है हम जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड्स की, उनके बारे में। सो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल के एज अ रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काम करता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ में जब हम इनके फिज़िकल नेचर की बात करते हैं तो हालांकि इनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए जो है इनकी सॉलिड फेज़ रहती है और ये हार्ड होते हैं। अब सॉलिड फेज़ है, ये हार्ड हैं, सो ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं।
ब्रिटल इन नेचर का मतलब है कि इनको जो है हम पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं आसानी से। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इनके पास काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हमें उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ऑलराइट, इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड ये आपके आयनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होते हैं। वाटर आपका आयनिक सॉल्वेंट होता है एंड ये नॉन आयनिक सॉल्वेंट्स में नहीं डिज़ोल्व होते हैं, जैसे कि आपका केरोसिन एंड पेट्रोल। एंड लास्ट में हम इस पॉइंट में यही बोलते हैं लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी कि समान ही समान को घोलता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये अपनी जो है एक्वस फेज़ में या सॉल्यूशन जब बनाते हैं तब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट ये जो है सॉलिड स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो है इनके जो आयंस होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, उनमें मूवमेंट नहीं होती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। बट ये मॉल्टन स्टेट में जो है ये कंडक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे? क्योंकि वहाँ पर जो है सॉल्यूशन की हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे जो इनके आयंस होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है और वो जो है इधर उधर भागने लगते हैं और वो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ओवरकम कर लेते हैं। ऑलराइट, सो जहाँ पर भी आयंस मूव कर रहे हैं, जहाँ पर भी जो है वो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, जहाँ पर उनके पास मूव करने के लिए स्पेस है, उनके पास एनर्जी है, तो वहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारे आयंस हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा कंपाउंड है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। अब सॉल्यूशन की अगर हम इसके बात करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में हमने मान लीजिए सॉल्यूशन डाला, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लटका दिए और उसमें जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। सो होता ये है कि आयंस की अब एनर्जी बढ़ गई है तो वो जो हैं आपके मूव करने लगते हैं। अब क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो जो इलेक्ट्रोड्स जो हमने लटकाए हैं वो अपने से अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर जो है आयंस जो होते हैं वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगते हैं, जिससे मूवमेंट जो होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड शेयर बटन and please do not forget to subscribe our channel Global Boards. Thank you. Bye.